इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य था जहां राजा से ज्यादा खतरनाक उसके जासूस थे। भारत का सबसे खतरनाक साम्राज्य तलवार से नहीं, दिमाग से बना था। एक ऐसा ब्राह्मण जिसने पूरे भारत की किस्मत बदल दी। उसके जासूस हर जगह थे, मंदिरों में, बाजारों में, यहां तक कि राजमहलों में भी। और उसके हाथों बना भारत का पहला महासाम्राज्य। हर युद्ध से पहले दुश्मन की हार पहले ही लिख दी जाती थी। ये वही दौर था जब सिकंदर की सेना भी भारत से डरने लगी थी। चाणक्य ने सिर्फ राजनीति नहीं सिखाई, उसने सत्ता पर राज करना सिखाया। कुछ ही सालों में पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के झंडे के नीचे आ गया। लेकिन इस साम्राज्य की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी गुप्त चालें थीं। यह है मौर्य साम्राज्य की पूरी कहानी, चाणक्य की गुप्त रणनीतियों से लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य तक। सत्ता के गलियारों में हमेशा से एक बात सच रही है, एक राजा सिर्फ उतना ही ताकतवर होता है जितनी सटीक उसकी सूचना प्रणाली होती है। कोई भी विशाल साम्राज्य सिर्फ तलवारों के दम पर युद्ध के मैदान में नहीं बनता। मौर्य साम्राज्य का खौफ केवल उनकी विशाल सेना नहीं थी, बल्कि उनकी गुप्तचर प्रणाली और सूचनाओं का वो जटिल जाल था जिसे बेहद बारीकी से बुना गया था। जब तक खबरें अचूक हैं, तब तक सिंहासन सुरक्षित है। छाया के वास्तुकार और मौर्य राज्य का उदय। कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर अपमान से। नंद वंश के भ्रष्ट शासक धनानंद ने जब तक्षशिला के प्रखर विद्वान चाणक्य का सरेआम अपमान किया तो उसने एक निर्मम प्रतिज्ञा ले ली। इसी प्रतिशोध की आग ने एक ऐसी अचूक रणनीति को जन्म दिया जिसने इतिहास बदल दिया। पहला कदम था एक सही नेता की तलाश। एक दिन चंद्रगुप्त नाम के एक युवा लड़के को राजकुलम खेल में न्याय करते देख चाणक्य ने तुरंत उस कच्चे नेतृत्व को पहचान लिया। दूसरा कदम था मौके का फायदा उठाना। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की थकी हुई यूनानी सेना के पीछे हटने से एक बहुत बड़ा शक्ति का शून्य यानी पावर वैक्यूम पैदा हुआ, और इसी का फायदा उठाकर उठाया गया तीसरा और अंतिम कदम, शक्तिशाली नंद साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को बिना किसी सिस्टम के सुचारू रूप से चलाना नामुमकिन था। इसके लिए सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि एक एकदम सटीक नियम पुस्तिका की जरूरत थी। और यही जन्म होता है अर्थशास्त्र का, चाणक्य का मास्टर ब्लूप्रिंट, जो राज्य शिल्प और कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रंथ था। हैरानी की बात तो यह है कि सत्ता चलाने का यह अत्यंत गुप्त मैनुअल सदियों तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब रहा। 1905 में जब आर श्याम शास्त्री ने इसे दोबारा खोज निकाला, तब जाके प्राचीन राजनीति के ये गहरे रहस्य हमारे सामने आए। इसी अर्थशास्त्र में एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सप्तांग सिद्धांत। इसके अनुसार एक राज्य बिल्कुल एक मानव शरीर की तरह काम करता है। राजा इस शरीर का सर है, मंत्री उसकी आंखें हैं, खजाना धड़कता हुआ दिल है और सेना उसके दिमाग की ताकत है। इन अंगों को जोड़ने के लिए 18 तीर्थ बनाए गए थे, जो आज के हाई रैंकिंग कैबिनेट मंत्रियों की तरह काम करते थे। यह पूरा का पूरा सिस्टम इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था कि अगर इनमें से एक भी अंग कमजोर पड़ता तो पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। आंखें और कान मौर्य गुप्तचर तंत्र के अंदर। मौर्यों का यह 2 स्तरीय जासूसी नेटवर्क इतना एडवांस था कि आज की आधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हैरान रह जाएं। एक तरफ थी संस्था, ये वो जासूस थे जो शहरों में ही रहते थे, लेकिन मासूम छात्रों, व्यापारियों या सन्यासियों के वेश में समाज की हर छोटी बड़ी हरकत पर इनकी नजर रहती थी। और दूसरी तरफ थे संचारा, लगातार घूमने वाले एलीट जासूस जो दुश्मनों के कैंप में गहनी घुसपैठ करते थे। इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक हिस्सा थीं अत्यंत कुशल महिला गुप्तचर, जो उन संवेदनशील महलों और कमरों तक पहुंच जाती थीं जहां किसी पुरुष का जाना मौत को बुलावा देना था। सुरक्षा का यह खौफनाक जाल राजा की खाने की थाली तक बिछावा था। शाही भोजन को चखने के लिए खास सीक्रेट एजेंट्स होते थे, जिन्हें पॉइजन टेस्टर कहा जाता था। एक मशहूर कहानी है कि चाणक्य हर दिन चंद्रगुप्त के खाने में जहर की बेहद मामूली खुराक मिलाते थे ताकि राजा का शरीर किसी भी जानलेवा हमले को झेल सके। लेकिन एक दिन एक भयंकर चूक हो गई। चंद्रगुप्त की गर्भवती पत्नी धुरधरा ने गलती से वो जहरीला खाना खा लिया।
तब साम्राज्य के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए चाणक्य को इतिहास का शायद पहला आपातकालीन सी सेक्शन करना पड़ा। उस बच्चे के माथे पर जहर की एक बूंद या बिंदु लग गया था और वहीं से उसका नाम पड़ा बिंदुसार। अब जरा इस साम्राज्य की सैन्य ताकत की कल्पना करते हैं। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 खूंखार युद्ध हाथी। इतनी बड़ी मिलिट्री मशीन को चलाने के लिए एक अथाह खजाने की जरूरत थी। इससे पूरा करने के लिए अर्थशास्त्र में एक बेहद सटीक और सख्त टैक्स सिस्टम बनाया गया था। पैदावार का 1/4 से लेकर 1/6 हिस्सा सीधा खजाने में जाता था। व्यापार में हेराफेरी रोकने के लिए 16 के गुणकों पर आधारित कड़े स्टैंडर्ड वजन और माप तय किए गए थे। हर एक चीज पर सरकार का पूरा कंट्रोल था। इस अजेय ताकत का असली इम्तिहान 305 ईसा पूर्व में हुआ, जब सिकंदर के पूर्व जनरल सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर हमला किया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। मौर्य सेना ने न सिर्फ यूनानियों को बुरी तरह कुचल दिया, बल्कि संधियों के जरिए आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के इलाकों पर पक्का कब्जा कर लिया। इस शांति समझौते के तहत 500 युद्ध हाथियों का एक बेहद रणनीतिक व्यापार हुआ और अंतर्राष्ट्रीय राजदूतों का आना जाना शुरू हुआ। लेकिन इस शानदार जीत के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। चंद्रगुप्त ने अपने चरम पर अचानक सिंहासन त्याग दिया और एक जैन मुनि बन गए। सल्लेखना व्रत करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अपने पीछे एक ऐसी मजबूत नींव छोड़ गए जिस पर बाद में सम्राट अशोक ने अपने शांतिपूर्ण युग का निर्माण किया। समय का पहिया तेजी से घूमता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के लौटने से मौर्य वंश का उदय शुरू हुआ था और 305 ईसा पूर्व में यूनानियों को खदेड़ दिया गया था। इसके सदियों बाद जब मौर्यों की वो विशाल छाया ढल चुकी थी, तब 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नई चिंगारी जलाई, गुप्त राजवंश। यह भारत के इतिहास का एक बिल्कुल नया और शायद सबसे सुनहरा अध्याय था। स्वर्णिम ढाल का निर्माण, गुप्त काल का युग। जिस वक्त यूरोप अंधकार युग यानी डार्क एजेस की अराजकता में डूब रहा था, भारत में एक नया साम्राज्य आकार ले रहा था। लेकिन यह साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने बेहद कूटनीतिक चाल चलते हुए शक्तिशाली लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह किया। इससे उन्हें जो राजनीतिक वैधता मिली वो किसी भी युद्ध की जीत से बड़ी थी। उन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के महान राजा की उपाधि धारण की और अपनी इस नई ताकत का डंका पीटने के लिए खास सोने के सिक्के ढलवाए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उस दौर का सबसे ताकतवर प्रोपेगेंडा था। इसके बाद समुद्रगुप्त का दौर आया, जिनकी मिलिट्री टैक्टिक्स इतनी धारदार थीं कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका भौगोलिक नजरिया था। उत्तर भारत में तो उन्होंने विरोधी राजाओं को बेरहमी से उखाड़ फेंका और उनकी जमीनों पर सीधा कब्जा कर लिया। लेकिन दक्षिण में उनका तरीका बिल्कुल अलग था। दक्षिण के 12 राजाओं को हराने के बाद भी उन्होंने भारी कर वसूला और उनके ताज ससम्मान वापस लौटा दिए। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि दूर उत्तर से बैठकर दक्षिण पर सीधा राज करना एक भयंकर एडमिनिस्ट्रेटिव दुष्स्वप्न साबित हो सकता है। गुप्त वंश में केवल रणनीतियां ही नहीं थीं, बल्कि ऐसी घटनाएं भी थीं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर को मात दे दें। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब उनके कायर भाई रामगुप्त ने एक शक आक्रमणकारी के सामने घुटने टेक दिए और अपनी रानी ध्रुव देवी को दुश्मन को सौंपने का फैसला किया, तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक असंभव योजना बनाई। साम्राज्य और रानी का सम्मान बचाने के लिए राजा खुद रानी का वेश धारण करके आधी रात के अंधेरे में दुश्मन के कैंप में घुस गया और उस शक राजा का अंत कर दिया। लेकिन गुप्त काल को सिर्फ उसकी लड़ाइयों के लिए याद नहीं किया जाता। यह संस्कृति, कला और शिक्षा का सबसे ऊंचा शिखर था। राज दरबार में नवरत्न बैठा करते थे। इन्हीं रत्नों में से एक थे महाकवि कालिदास, जिनकी अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी विश्व साहित्य की एक बेजोड़ कृति मानी जाती है। एक तरफ जहां साम्राज्य लगातार युद्ध लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो गजब की धार्मिक सहिष्णुता भी दिखा रहे थे। नालंदा जैसे विशाल बौद्ध विश्वविद्यालयों को बेशुमार फंडिंग दी जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि चीन से लेकर तिब्बत तक के विद्वानों के लिए ये जगह ज्ञान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हब बन गई। वैज्ञानिक क्रांति और मानव ज्ञान का नया अध्याय। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में तो 5वीं शताब्दी में जो हुआ वो सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। आर्यभट्ट ने यूरोपीय पुनर्जागरण से कई सदियां पहले ही ये पक्के तौर पर बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है।
इसके अलावा गणित में शून्य का कॉन्सेप्ट देना हो या फिर पाई के मान की 3.1416 तक सटीक गणना करनी हो, इन खोजों ने पूरी दुनिया के गणित और खगोल विज्ञान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पन्नों पर लिखी थ्योरी से भी ज्यादा रहस्यमयी था उनका प्रैक्टिकल विज्ञान। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में आज भी सीना ताने खड़ा ये लौह स्तंभ इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। 99% शुद्ध लोहे से बना ये भारी भरकम आर्किटेक्चरल चमत्कार पिछले 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन इसमें आज तक जंग का एक कतरा भी नहीं लगा। आधुनिक विज्ञान आज भी सिर खुजा रहा है कि गुप्त काल के कारीगरों ने आखिर किस जादुई धातु कर्म या मेटलर्जी का इस्तेमाल किया था। ये सच में वक्त को मात देने वाली एक अजय शील। पर इतिहास का एक कड़वा सच है, कोई भी युग हमेशा के लिए नहीं ठहरता। मध्य एशिया से हूणों के खौफनाक और लगातार आक्रमणों ने इस सुनहरे साम्राज्य की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। स्कंदगुप्त ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इन खानाबदोश हमलावरों को रोकने में, लेकिन इन अंतहीन रक्षात्मक युद्धों ने साम्राज्य का शाही खजाना पूरी तरह खाली कर दिया। इसका सबूत हमें जमीन में दबे उन बाद के सिक्कों से मिलता है जिनमें सोना कम और मिलावट बहुत ज्यादा थी। और आखिरकार 550 ईस्वी आते आते महान गुप्त साम्राज्य की वो मजबूत और स्वर्णिम ढाल टूटकर बिखर गई। साम्राज्य की भौतिक दीवारें भले ही मलबे में तब्दील हो गईं, लेकिन उनकी दी हुई विरासत अमर हो गई। गुप्त काल ने ही हमें पुराण दिए, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के अंतिम रूप को सदियों के लिए सहेजा, और सबसे बढ़कर उन्होंने विज्ञान और गणित की एक ऐसी कॉन्क्रीट नींव तैयार की जिसने आने वाले 1000 सालों तक पूरी मानव जाति की प्रगति का रास्ता तय किया। समय के क्रूर थपेड़े भी ज्ञान की इस ढाल को कभी नहीं तोड़ सके। तो अंत में सवाल यही बचता है, एक साम्राज्य की असली रक्षा कौन करता है? शस्त्रागार में चमकने वाली वो ठंडी और धारदार तलवारें, या फिर सत्ता के अंधेरों में शांति से काम करने वाले वो अदृश्य रहस्य? राज चलाने और दुश्मनों को खत्म करने के ये प्राचीन तरीके आज भी इतिहास के सबसे गहरे और उलझे हुए सवाल हैं। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।